यहाँ पे अब दिल्ली पुलिस की करतूत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। भाई कानून बदला है, बंदे नहीं बदले, ये सोचो। हाँ, कानून के प्रावधान बदले हैं। अगर लड़के के साथ छेड़छाड़ भी होती है तो वो भी दंडनीय होगा। अगर वो लड़की ने करी है, नहीं तो पहले लड़की कहती थी इसने छेड़छाड़ करी है तो लड़के को जुर्म। तो अच्छा, अब लड़कों के लिए भी कानून आ लड़कों के 18 साल के लड़कों के लिए भी वो कानून आ गया है। मैंने अपनी आंखों से पेंसिल से लिखी हुई एफआईआर भी देखी है। यानी कि अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊं तो हमारी पुलिस का करैक्टर था कि वो पेंसिल से लिखी एफआईआर को बदलते नहीं थे। आज पेन से लिखी एफआईआर पर भी टेप लगा के पेपर से उखाड़ देते हैं और नए शब्द डाल देते हैं। मैंने ऐसे पुलिस वालों पे भी एफआईआर करवाई। लोगों को अक्सर ये रहता है कि जो पुलिस है, लोग बड़ा कतराते हैं कि जी जानबूझ के भी हमें फंसा देंगे, कोई झूठा केस हम पर लगा देंगे। आप खुद ही इस विषय ज्यादातर होता है। पंजाब में, पूरे इंडिया में थी, दिल्ली में थी, आज वो अथॉरिटीज बंद हो चुकी हैं। वो खुद ही नहीं खोल के देना चाहते क्योंकि ये नंगे हो जाएंगे। पहले तो जो पुलिस वाले ने लिख दिया वही सत्य था, बट अब उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो जनता सतर्क हो जाओ। कोई पुलिस वाला, कोई डिपार्टमेंट का व्यक्ति अपने पर्सनल फोन से आपकी फोटो नहीं खींच सकता, आपका वीडियो नहीं बना सकता। बनाता है तो वो गैर कानूनी है। लड़का लड़की के लिए भी कोई कानून है कि जी हम तो बैठे ही हैं कि हम पे किस तरीके का दबाव आप बना रहे हो, हमको किस लिए डरा रहे हो? कोई गैर कानूनी काम नहीं है। वो अपनी सहमति के साथ किसी भी लेवल पे इंटीमेट भी हो सकता है। उस स्थिति में नहीं है तो कोई पुलिस वाला आपको कुछ नहीं कह सकता। कहता है तो उसकी वीडियो बनाओ और उसको पूछो। अब डर क्या है? आप पब्लिक की बात करते हो, पुलिस आपकी प्राइवेसी भी लीक नहीं कर सकती। तभी मैंने शब्द इस्तेमाल किया कि पर्सनल किसी डिवाइस से पुलिस आपकी फोटो नहीं खींच सकती। कोर्ट ने कहा कि अगर आपको भेजना है तो आप उसको ब्लर कीजिए। तो विलियन को, उस लड़की की प्राइवेसी भी तो ब्रीच हुई। जो झूठा केस बनाने की कोशिश करेंगे अपने किसी मुद्दे के लिए। पीछे एक नाटक शुरू हुआ था, एक्टरों ने शुरू किया था, मी टू। हाँ, याद है? बड़ा ट्रेंड चला था ये मी टू का। तो मैंने शी टू का ट्रेंड चलाया। आप एक लड़की हैं, आपकी बॉडी में भी 2 टांगे, 2 हाथ, 1 सर, वो बॉडी है, मेरी भी वही है। तो जितना मर्जी मैं पहलवान हूँ, आपके साथ अकेले में जबरदस्ती नहीं कर सकता। या तो आपकी कंसेंट है और या एक थर्ड पर्सन अवेलेबल। कानून भी है कोई जो लड़कियों को उसमें सजा होगी फिर हुई है। फिर ये आप जर्नलिस्ट के लिए है। सारे जर्नलिस्ट भाई मेरी ध्यान से देखेंगे। जब भी रिपब्लिक डे आता है या फिर अपना इंडिपेंडेंस डे आता है ना सर, तो वीडियोस सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल होने लग जाती हैं कि आपको 5,000 देंगे, ये तिरंगे पे आप पैर रख दीजिए या इस तिरंगे को आप फाड़ दीजिए या इसका आग लगा दीजिए, डिसरिस्पेक्ट कीजिए। तो अब क्या प्रावधान जो आया है नया, सास ससुर, देवरानी, जेठानी, उसका पति, मतलब 12-13 लोगों को घसीट लेती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सब बकवास बंद करो। तो बड़ा एक अच्छा कानून आया है माइनर पनिशमेंट्स में। जो छोटी सजाएं हैं, 50 रुपए का जुर्माना होता था, 100 रुपए का होता था, 15 दिन की कैद होती थी। अब उनमें एक प्रावधान ऐड कर दिया है सरकार ने कि ऐसे केसेस में उन दोषियों को कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ेगी। नमस्कार, माई हिंदी टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का मैं भारती शर्मा बेहद स्वागत करती हूँ। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आपराधिक नियमों में, कानूनों में तब्दीलियां जो हैं की गई हैं। 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून देश में प्रभावी तौर पर लागू होंगे। कानून की जो पेचीदगियां हैं उनको आसान किया गया है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील महलन, जो पेशे से एडवोकेट हैं,
इंजीनियर से एडवोकेट बने, हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा में इस वक्त ये कार्यरत हैं। बात हो सामाजिक मुद्दों की, बात हो किसी को बेवजह परेशान करने की, किसी को झूठे केस में फंसाने की, या फिर एनआरआई जो विदेशों में बैठे हैं जिनके यहाँ पर कोई केस चल रहे हो, कोई कानूनी पेचीदगियां उनकी चल रही हो, तो उन सब मुद्दों को सुलझाने में डॉक्टर सुनील मल्हन जो हैं खास एक महारत रखते हैं। सोशल मीडिया पर खुद ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं, काफ़ी फेमस हैं और इसी तरह के केसों को लड़ने में ये खास तौर पर जाने भी जाते हैं। जो अपने पहले ही केस पर जिन्होंने 20 रुपए के लिए पटवारी तक को सज़ा करवा दी हो, तो उनके बारे में अब हम क्या ही बोलें। तो वकील साहब, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत नमस्कार जी, और दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वकील साहब, ये जो नए आपराधिक कानूनों में तब्दीलियां हुई हैं, तो पहले किस तरह के नियम कानून थे, क्या पूरे ही बदल दिए गए हैं? क्योंकि दर्शकों को और हम सबको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है जानने की कि क्या क्या बदलाव कानून में आए हैं। देखिए, मैं शुरुआत से शुरू करता हूं और धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा आपको सब कुछ, ताकि आपको अंदर से दिल तक से समझ आ जाए जी। पहला कानून जो हम लागू हुआ था, जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे, उसका नाम था इंडियन पीनल कोड 1860। 1860 में वो कानून बना था और वो आज तक धीरे धीरे छोटी मोटी अमेंडमेंट्स के साथ चलता जा रहा था और लगभग 160 साल के बाद उसका नया वर्जन आया है। पुराने कानून में लगभग 511 वो थी सेक्शंस थे, जो कि अब 378 तक आ गए हैं। भारतीय उस कानून में कई सारे कानून थे ही नहीं जो नए ऐड कर दिए गए हैं। पुराने कानूनों में कई पेचीदगियां थी जिसको समझने में, इंटरप्रेट करने में, जिसको कहते हैं कुछ गलती का मतलब, जैसे जो हल्की फुल्की गलती, बेनिफिट ऑफ डाउट जिसको कहते हैं, वो डाउट कई बार क्रिमिनल को मिलता था, उनके ऊपर नया कानून दिया गया है। इश्तिहारी मुलजिम, जिसको हम इंग्लिश में पीओ बोलते हैं या प्रो क्लेम ऑफेंडर बोलते हैं जी। ऐसे मुलजिमों के लिए पहले क्या था कि उनका केस बीच में बंद कर दिया जाता था फॉर नॉन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। लॉ ये कहता था कि अगर एक्यूज प्रेजेंट नहीं है तो ये प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया उसके एब्सेंस में नहीं चल सकती। पर अगर वो अब इंटेंशनल प्रेजेंट नहीं है, पीओ के केस में पहले था कि पीओ का कार्रवाई हुई, पीओ की प्रोसीडिंग कंप्लीट हुई, उसके ऑर्डर निकले कि मिस्टर सुनील मल्हन हैज़ बिन डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम ऑफेंडर, तो मेरा केस वहीं पे बंद कर दिया जाता था और कोर्ट की रिकॉर्ड रूम में कंजाइन कर दिया जाता था। और जब अब पुलिस पीओ के ऑर्डर के बदले सुनील मल्हन को ढूंढ लेती थी, ढूंढने के बाद वो पेश करती थी कोर्ट में, पुरानी फाइल सामने आती थी और आने के बाद उसको ज़मानत मिलनी या वो जेल में जाएगा, ये प्रतिक्रिया डिसाइड करती थी। तो अब उसमें अभी कानून ने ये प्रावधान बनाया है कि अगर आप पीओ डिक्लेयर हो गए हैं, डिक्लेयर होने के बाद 30 डेज़ का नोटिस कोर्ट आपके लिए निकालेगी। इसमें बड़ा एक अच्छा कानून आया है माइनर पनिशमेंट्स में, जो छोटी सजाएं हैं, 50 रुपए का जुर्माना होता था, 100 रुपए का होता था, 15 दिन की कैद होती थी। अब उनमें एक प्रावधान ऐड कर दिया है सरकार ने कि ऐसे केसेस में उन दोषियों को कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आपके बाहर गार्डन है तो उसको पेंट दे दिया जाएगा कि गार्डन के टेबल को पेंट कर, घास खोद, सरकारी गाड़ियां धो, बिल्डिंग कली कर, कुछ भी हो सकता है जो कम्युनिटी का काम है। पर्सनल काम कोई पुलिस वाला नहीं ले पाएगा, कोई जज अपना पर्सनल काम नहीं ले पाएगा, पर कम्युनिटी सर्विस वाला हो सकता है उसको बोले 3 दिन बस कंडक्टर का काम कर, तो उसकी हाजिरी, जहाँ पे उसकी हाजिरी सुनिश्चित की जा सके। मैं कहता हूँ इस कानून से बहुत बदलाव आएगा। यही मेरा सवाल था कि आपको क्या लगता है, जैसे ये जो आपने अभी कानून बताया, तो इससे समाज में सुधार तो होगा? देखो जी, सबसे बड़ी बात, पहले तो जो वो दोषी था वो स्टेट की लायबिलिटी था। पुलिस सुनील मल्हन को पकड़ के जेल में डाल रही है, उसको रोटी खिला रही है, पंखा चला के दे रही है, सोने के लिए जगह दे रही है, टॉयलेट, बाथरूम, डॉक्टर, हर चीज़ अवेलेबल करा रही है, सरकारी गाड़ी है उसको लेके जाने के लिए, लेके आने के लिए। तो सरकार तो मेरी नौकरी कर रही है और वो पैसा आपकी और मेरी जेब से जा रहा है, तो क्यों ना उन्हीं से ऐसे काम लिए जाएं। एक तो जब वो कम्युनिटी सर्विस करेंगे तो उनके अंदर
देखो हमारे गुरुओं ने ये प्रथा तय की थी, तो उस गुरुओं ने ये कहा था इसको तनख्वाहिया लगाओ। हमारे जो डिवाइन प्रॉफिट्स थे, हमारे अच्छे जो योद्धा थे, तो तनख्वाहिया लगाने का मतलब क्या था कि गुरुद्वारे में जूते साफ कराओ, सड़कें साफ कराओ, बर्तन मंजवाओ, कि उसके मन में शांति, हलीमी, वो चीज़ें भरे। तो जब वो दोषी ऐसी कम्युनिटी सर्विस करेगा तो डेफिनेटली उसको एक झटका आएगा अंदर से कि मुझे सुधार करना है, और अगर उसमें कुताही बरतेगा तो अगले काम पे चलेगा। अच्छा वकील साहब, EFIR भी पहली बार इन्होंने लागू कर दिया कि EFIR होगी और त्वरित कार्रवाइयां में होंगी, क्योंकि कानून को लेकर तो ये कहा जाता है कि जी कौन इन पचड़ों में फंसेगा, कौन कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसेगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इस धारणा को बदलने के लिए क्या ये कहीं आपको लगता है कि असरदार आपका होगा? सवाल चल रहा है और मुझे थोड़ी थोड़ी हंसी आ रही है। आपने देखा होगा मेरे चेहरे पे स्माइल है जी। भाई, कानून बदला है, बंदे नहीं बदले। ये सोचो, हाँ कानून के प्रावधान बदले हैं। आपने जो सवाल दिया मैं उसका जवाब बाद में देता हूँ, उससे पहले एक और जवाब देता हूँ। पहले 18 साल तक की बात करता हूँ, डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड भी आई है हमारे जो ये नागरिकता कानून आया है। हाँ जी। उसमें पहले चाइल्ड की डेफिनेशन नहीं थी, अब आई है, और चाइल्ड की डेफिनेशन में 18 साल तक लड़का या लड़की, अगर लड़के के साथ छेड़छाड़ भी होती है तो वो भी दंडनीय होगा अगर वो लड़की ने करी है। नहीं तो पहले लड़की कहती थी इसने छेड़छाड़ करी है तो लड़के को जुर्म। तो अच्छा, अब लड़कों के लिए भी कानून आ लड़कों के 18 साल के लड़कों के लिए भी वो कानून आ गया है, दोनों के लिए सेम कानून है। वो लड़का है या लड़की, अगर कोई छेड़छाड़ जो भी वो ब्रैकेट प्रावधान है, हाँ जी। वो प्रावधान दोनों के लिए लागू होंगे। अब आपका सवाल आया था EFIR की या दूसरी चीज़ों की बात। हाँ जी। देखिए FIR का मतलब क्या है? FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मैंने अपनी आंखों से पेंसिल से लिखी हुई FIR भी देखी है, यानी कि अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊं तो हमारी पुलिस का कैरेक्टर था कि वो पेंसिल से लिखी FIR को बदलते नहीं थे। आज पेन से लिखी FIR पर भी टेप लगा के पेपर से उखाड़ देते हैं और नए शब्द डाल देते हैं। मैंने ऐसे पुलिस वालों पे भी FIR करवाई है सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ में। सो कहने का भाव ये है, FIR भले E हो जाए, DFGH जो मर्जी कर लो, काम करने वालों के ऊपर अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। मैं अफसोस के साथ कहता हूं, मेरी अपनी प्रैक्टिस के मैं शरेआम कैमरे के सामने कह रहा हूं, आज पुलिस क्या करती है, करप्ट पुलिस की बात करता हूं। पुलिस और करप्ट पुलिस दोनों फर्क है। 100 में से 20, 25, 50 खराब हो सकते हैं, सारे नहीं है। अब जो खराब वाले हैं वो क्या करते हैं, मैंने जाके कंप्लेंट दी भारती मैडम के खिलाफ, ठीक, मैंने उसमें लिखा कि मैडम ने ये किया, मैडम ने वो किया, इन्होंने वो सरदार जी को भी साथ मिलाया, शेखर को भी मिलाया, उसको भी मिला लिया, इन्होंने मेरा किताब चुरा ली, मेरा पेन चुरा लिया, मेरा ये चुरा लिया, लंबे चौड़ी बातें कर दी। अब वो पहले मुझे बुलाएंगे, सुनील मल्लन जी आ जाओ, मेरे से वो सारी सूचना लेंगे, फिर बुलाएंगे भारती मैडम को। तो भारती मैडम जाएंगे तो भारती मैडम को बोलेंगे देखो जी आपके 6 बंदे फंसने हैं, आपके ऊपर ये धारा लगनी है, स्नैचिंग भी लगनी है, 379B भी लगनी है, आपसे ये भी लगना है, वो भी लगना है। फिर करते हैं वो सौदेबाजी। फिर वो मुझे खुश करने के लिए 2 टूटी धारा पे जिस पे कुछ ना बने, फॉर एग्जाम्पल 326 बनती 323 लगाएंगे, लगा के पर्चा तो दर्ज कर देंगे, तो मेरा हक भी रख लेंगे, आपका भी रख लेंगे, जबकि मेरा हक रखा नहीं गया। मेरे साथ जो हुआ, और उसके लिए वो क्या फायदा लेते हैं मुझे आज तक नहीं पता, ना मैं टीवी पे ओपनली बोलना चाहता हूँ। आप समझ गए, जनता हमसे ज्यादा समझदार है। वही वकील साहब, मेरा ये भी सवाल रहने वाला था, क्योंकि देखो लोगों को अक्सर ये रहता है कि जो पुलिस है, लोग बड़ा कतराते हैं कि जी जानबूझ के भी हमें फंसा देंगे, कोई झूठा केस हम पर लगा देंगे। आप खुद ही इस विषय ज्यादातर होता है, ज्यादातर झूठे केस में फंसाया जाता है। देखो ये सारी डर की गेम है। अगर आप डर गए तो आप उसकी कीमत आंकोगे, और अगर आप कीमत आंकोगे तो उसको उससे अच्छा बंदा लगेगा ही कोई नहीं। देखिए सिटीजन चार्टर बनना भी जरूरी है इसके साथ। सिटीजन चार्टर अभी आपको, हाँ आपने ये जो बात बताई, इसके लिए मैं आपको अब इससे बैकग्राउंड में जाता हूँ। पंजाब में, दिल्ली में, हर स्टेट ने पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई थी, जिसमें पुलिस ने जो जो गलतियां करी हैं उन गलतियों के ऊपर आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हो,
और अगर वो सच पाई जाती हैं तो पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर होती थी। वो आज कंप्लेंट अथॉरिटी बंद हो चुकी है। हिमाचल में भी थी, हरियाणा में थी, पंजाब में, पूरे इंडिया में थी, दिल्ली में थी। आज वो अथॉरिटीज बंद हो चुकी हैं। वो खुद ही नहीं खोल के देना चाहते क्योंकि ये नंगे हो जाएंगे। हमारे जैसे वकील ब्लंट लिखते हैं कि इस बंदे ने ये गलत काम किया है। जैसे ही गलत काम होता है बाहर आके हम ऑनलाइन भी चढ़ाते हैं। मैं ट्वीट करता हूं, मेरे से फिर ये लोग डरते हैं या मुझे झूठे केस में फंसाने की कोशिश करते हैं। पर जब डर खत्म हो जाता है ना, तभी आदमी उग्रवादी बनता है, एक्सट्रीमिस्ट जिसको हम बोलते हैं। अच्छा वकील साहब, एक और सवाल है। डिजिटलाइजेशन पे बड़ा जोर दे रहे हैं कि हमने डिजिटल करने की कोशिश की है, क्योंकि आजकल तकनीकी इस्तेमाल को देखते हुए जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो ये कह रहे हैं कि पूरा कानून प्रक्रिया कोई धीरे धीरे हम इतना डिजिटलाइजेशन में ले आएंगे कि आपको एक फाइल, एक पन्ना भी देखने को कोर्ट रूम में नहीं मिलेगा। देखिए, इसके ऊपर तो मैं बहुत सहमत हूँ। हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस समय 90% 99% इंग्लिश में काम करती है जी। हमारी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इंग्लिश में काम करती है, जबकि हिमाचल कोर्ट में पिटीशन इंग्लिश में डलती है, हिंदी में भी बात होती है। जी। राजस्थान में चले जाओ तो हाई कोर्ट में हिंदी में ही एप्लीकेशन जाती है, हिंदी में बात होती है। जी। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ये रिक्वेस्ट मतलब उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जितनी भी हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, हाँ जी। आपकी जजमेंट को उसमें बदलने की प्रक्रिया आज से 2 साल पहले से शुरू की हुई है। क्योंकि वो आर्टिफिशियल कंप्यूटर को पढ़ाएंगे जी। क्योंकि पकड़ो कॉमा मत जाने दो, एक कॉमा ने मतलब अलग कर दिया जी। और अगर पकड़ो मत कॉमा जाने दो तो लाइन सिर्फ कॉमा की वजह से फर्क अलग है। जी। तो यही एआई, जैसे हम गोल्डन टेम्पल लिखते हैं इंग्लिश में, हाँ जी। आप एआई को बोलो बदल के दे, वो लिखेगा सोने का मंदिर। हाँ जी। अभी एआई को भी पढ़ाने की जरूरत है। हमारे देसी जो हिंदी के ठेठ शब्द हैं, उन शब्दों को आज भी एआई नहीं समझ पा रही है। हमारे पंजाबी के शब्द हैं, हमारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं। मैंने पीछे मुद्दा उठाया था ये यूट्यूब के साथ, और जब कुछ गंदे लोग जो वेले बैठे हैं, जिनको कोई काम नहीं है, वो जिसको हम पंजाबी में छप्पड़ बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं जी, वो छोटा सा गांव में तालाब सा रहता है ना, टपरी सी, जिसमें पशु नहाते हैं, जोहड़। हाँ जी। उसके किनारे बैठ के अकल देते हैं लोगों को, गंदी गालियां लिखते हैं कमेंटों में। उस समय मैंने एक रिप्रेजेंटेशन भेजी थी यूट्यूब को, फेसबुक को, जितने सोशल मीडिया, मीटा को, कि रीजनल कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए जाएं। रीजनल कोऑर्डिनेटर का मतलब पंजाब में या हिमाचल में या किसी में भी इस शब्द, इस इशारे का मतलब क्या है? सुंदर, पटाखा, जकास, राइट? बिल्कुल। ये तनेशिया में ये इशारा करना, इसका मतलब मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। जापान में ऐसे इशारा करना, इसका मतलब मुझे पैसा चाहिए। तो रीजनल कोऑर्डिनेटर जी बड़े जरूरी हैं और उसके ऊपर काम चल रहा है। कहने का भाव ये है कि हमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लॉ में चेंजेस कर दिए, रिसोर्सेज को भी उतना इक्विप होना, उतना फास्ट होना जरूरी है। डिजिटलाइजेशन की बात करूं तो इस नए कानून में डिजिटल मीडिया और उसकी एविडेंस का प्रावधान है। अब इवन केस जहां पे आप रेड करने गए हो, उस केस की वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान दे दिया गया है। पहले तो जो पुलिस वाले ने लिख दिया वही सत्य था, बट अब उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। इट मीन्स कि कई सारे वीडियो कैमरे, अब चंडीगढ़ पुलिस के तो यहाँ पे देखते हो, सबको लेने पड़ेंगे। अगली बात बता दूं अपनी जनता को, जनता सतर्क हो जाओ। कोई पुलिस वाला, कोई डिपार्टमेंट का व्यक्ति अपने पर्सनल फोन से आपकी फोटो नहीं खींच सकता, आपका वीडियो नहीं बना सकता। बनाता है तो वो गैर कानूनी है, आप उसके खिलाफ एफआईआर करा सकते हैं। एक और सवाल वकील साहब, ये जो पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं, मान लो जी, वो बालिग हैं जी, और वो बैठ के अपनी बातचीत कर रहे हैं, कई बार पुलिस क्या होता है वहां पे उनको धमकाना शुरू कर देती है, अपने घर वालों से बात करवाइए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो बैठ के जी। तो ऐसे में मतलब क्या उन लड़का लड़की के लिए भी कोई कानून है कि जी हम तो बैठे ही हैं, कि हम पे किस तरीके का दबाव आप बना रहे हो, हमको किस लिए डरा धमका रहे हो? मैडम
एक बड़ी क्लियर बात बता दूं, हम दोनों मेजर हैं जी हम इवन एक होटल के रूम में, एक ही रूम में हम दोनों जा सकते हैं, जी प्रोवाइडेड हमारी दोनों की आईडी जेन्युइन हो। हम्म, रिलेशनशिप आपका बहन भाई का भी हो सकता है, जी आपका फ्रेंडशिप वाला भी हो सकता है, आपकी जी। वाइफ भी हो सकती है। जी आईडी अगर आपकी जेन्युइन है, आप बालिग हैं, एक कमरे में लड़का लड़की रह सकते हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं है, वो अपनी सहमति के साथ किसी भी लेवल पे इंटीमेट भी हो सकते हैं। जी पार्क में बैठे हैं, हम्म, थोड़ा सा फर्क है। आप किसी भी आपत्तिजनक स्थिति में हम्म, किसिंग करते हुए, गलत हाथ बॉडी पे टच करते हुए ऐसे नहीं कर सकते। पुरानी धारा के मुताबिक 188 पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना या गलत मैसेज छोड़ना जी। का जुर्म है। पर अगर आप बैठे हैं, एक अच्छे डिस्टेंस पे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, रोमांटिक भी हैं, जी बट यू आर नॉट पोजिंग रोमांटिक, एक दूसरे को हग नहीं कर रहे। कोई हाँ, गलत जाते आपत्तिजनक स्थिति में ना हो। आपत्तिजनक स्थिति में नहीं हाँ है, जी। जाति बार हम एक दूसरे को हक करते हाँ हैं, जी दैट इज अवर जेस्चर। जी बट उस स्थिति में नहीं है तो कोई पुलिस वाला आपको कुछ नहीं कह सकता। कहता है तो उसकी वीडियो बनाओ और उसको पूछो। अब डर क्या है? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के जी। साथ गया हूं। जी अब मेरी पीछे मम्मी डैडी है या मेरी बीवी है, उसे पता नहीं है। मेरा डर वो है, उस डर को कैश करने के चक्कर में जी। पुलिस वाला मुझे डराता है जी और उस डर की कीमत लेके चला जाता है। जी तो मैं कहता हूँ गलत काम करते ही क्यों हो यार। जी चलिए, हम वकील हैं, लॉ में प्रावधान यही है कि अगर आप मेजर हैं, आप अपने किसी भी पार्टनर के साथ पब्लिक प्लेस पे इज्जत से बैठ सकते हैं, गलत काम ना करें। प्राइवेट रूम में भी अगर बैठे हैं तो दोनों बालिग होने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक और केस की याद कराता हूँ कि दिल्ली सरकार के ट्रैफिक पुलिस ने एक लड़के का ट्रैफिक चालान काट के उसकी फोटो पूरी गाड़ी की खींची और वो गाड़ी की फोटो उसके घर भेज दी। बदकिस्मती से उस फोटो को उसकी बीवी ने देखा तो उसकी पवेलियन सीट पे लड़की बैठी थी। उस बंदे का उस फोटो की एविडेंस के बेस पे तलाक हो गया बताओ। और उसने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को सूट किया जी। कि मेरी प्राइवेसी ब्रीच करने वाला आप पब्लिक भी की बात करते हो, पुलिस आपकी प्राइवेसी भी लीक नहीं कर सकती। तभी मैंने शब्द इस्तेमाल किया कि पर्सनल किसी डिवाइस से पुलिस आपकी फोटो नहीं खींच सकती। अच्छा, एक और सवाल आ गया मेरा आपकी इसी बात से जी कि जैसे मान लो गाड़ी में जा रहे हैं जी, कपल है, ठीक है, पत्नी घर पे है, वो किसी और के साथ जा रहे हैं, तो यही चलान वाली बात, तो पुलिस पे भी क्या इस बारे में कोई कार्रवाई हो सकती जी है? जी 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 हर्जाना देना पड़ा पुलिस को। अच्छा, तो वो चलान की कॉपी घर भेजने के लिए नहीं जी नहीं, वो कहते कोर्ट ने कहा कि अगर आपको भेजना है तो आप उसको ब्लर कीजिए पवेलियन को। उस लड़की की प्राइवेसी भी तो ब्रीच हुई। तो ब्लर करने का प्रावधान है, ऐसे नहीं भेज सकते? ऐसे नहीं भेज सकते। अच्छा। आपकी गाड़ी का नंबर, मतलब आपकी सूचना। देखिए, अगली चीज और बताता हूँ, टेक्निकलिटीज बहुत गहरी हैं, हाँ जी। बड़े छोटे शब्दों में नहीं समझा पाऊंगा, अगले प्रोग्रामों में समझाएंगे। मान लीजिए मेरे खिलाफ, सुनील मल्लन के खिलाफ एफआईआर हो गई। जी। अब ये लॉ कहता है एज पर पार्लियामेंट एक्ट, द पर्सन अगेंस्ट whom an FIR is lodged, every information of him is a public information। ठीक है। यानी कि मेरे इवन बैंक अकाउंट की सूचना दी जा सकती है इन सम केसेस। अब वो एक्ट इतना पढ़ने के बाद आप बैंक के पीछे पड़ जाओ कि सुनील मल्लन दे 2 करोड़ रुपया के 10 करोड़ रुपया, यू कांट टेक। बट देर आर सम प्रोविजंस अंडर विच यू कैन टेक। हूँ मैं तो यहाँ पे अब दिल्ली पुलिस की करतूत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी मैंने एक बंदे की एफआईआर मांगी जी। तो वहां पे डीएसपी का जवाब आया वो उसकी पर्सनल सूचना है। अच्छा। हमारी पुलिस भी इतनी काबिल है, उसके खिलाफ भी फिर कार्रवाई करी। बात तो ये है, आपका सवाल जहां से शुरू हुआ था ला रहा हूं कि पुलिस को इक्विप करने की बहुत ज़रूरत है और लोअर लेवल पे ज़्यादा ज़रूरत है। सीनियर लेवल तो पहले से इक्विप्ड है, पर वहां तक बात नहीं पहुंचती है तो रंग बदल जाता है, तो नीचे से ज़रूरत है। तो कानूनों में जो जो चेंजेस आई हैं, मैं बुक भी दिखाता हूं आपको, हमारी क्रिमिनल मेजर लॉ है, और इसमें जो आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड 1860, जो 3 कानून, पहले मैं 3 कानूनों की बात करता हूं। एक्ट नंबर 45, एक्ट नंबर 46, एक्ट नंबर 47, यानी कि 2023 में ये 3 जो एक्ट बने थे, उससे पहले 1 से 45 तक कोई और होंगे,
जी। जो 45वां एक्ट बना था वो बना था भारतीय न्याय संहिता, जिसको रिप्लेस किया गया इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता के साथ, जो 1860 में बना था, लगभग 160 साल पुराना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो हमारा CRPC था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिस प्रोसीजर के हिसाब से हम काम चलाते थे, यानी कि हमारी कोर्ट्स वर्क करती थी, पुलिस जो वर्क भी करती थी, कानूनी प्रक्रिया चलती प्रक्रिया के हिसाब हाँ से। जी। भारतीय सशस्त्र अधिनियम 2023, हाँ जी, जिसको हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 1872 में जो बना था, जो CRPC बनी थी वो 1973 में बनी थी। तो उन कानूनों में कुछ बदलाव जो आए हैं, बदलाव तो बहुत सारे आए हैं, उसमें से मैं कुछ पढ़ के सुनाऊंगा, कुछ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन 2 डेफिनेशन का है, इंडियन भारतीय न्याय संहिता, जिसमें डेफिनेशन 2 में चाइल्ड की डेफिनेशन आई है, एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। एनी पर्सन की बात कही है, लड़के या लड़की की बात नहीं कही, जो भी इंसान है, और वो ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। फिर आ जाओ सेक्शन 48 पे, अबैटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंसेस इन इंडिया। हाँ जी, ये बहुत बड़ा कानून सामने आया है। जी सर। अबैटमेंट आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर रह के आपने जो गलत काम भारत के खिलाफ किया है हाँ जी, या किसी भारतीय के खिलाफ किया है, उसके खिलाफ भी अब एक्शन लिया जा सकेगा। ए इन कंट्री एक्स इंस्टिगेट बी टू कमिट ए मर्डर इन इंडिया, ए इज गिल्टी ऑफ अबैटिंग मर्डर। यानी कि ए कनाडा बैठा है, हाँ जी, उसने बी को बोला कि जाके भारती मैडम का मर्डर कर दे। जी, मैं आपका और अपना नाम इसलिए लेता हूं कि पब्लिक दिल पे ना ले ले, हम दोनों ही आपस में लड़ लेंगे, चलेगा कोई जी, बात चलेगा। नहीं। हाँ, तो जो बंदा आउट ऑफ कंट्री बैठा था, जी, उस पे भी अबैटमेंट टू मर्डर का केस लगेगा, छूट नहीं सकता है। पहले ये भी कहते थे कि विदेशों में जाकर जैसे भाग बच गए जाते लोग, थे, भगौड़े जैसे वो माल्या भाग गया। हाँ जी, तो अगर अब इस उसमें उसमें प्रावधान तब्दीली बढ़ आई। गए हैं। ठीक है, फिर आता है, मोटे मोटे मैं बता रहा हूँ, चेंजेस हाँ तो जी। बहुत सारी हैं। सेक्शन 68 आया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी। मैं बॉस हूँ, ये जरूरी है दर्शकों मैं के बॉस हूँ, लिए। जी, एक्स मेरी एम्प्लॉय है, और अगर मैं उसके साथ किसी तरह की भी जिस्मानी या और कोई छेड़छाड़ करता हूं, तो आई एम इन अथॉरिटी। उस बंदे के खिलाफ जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें बहुत सारी चीजें आई हैं, बट मैं उन लोगों को सावधान करना चाहता हूं जो झूठा केस बनाने की कोशिश करेंगे अपने किसी मुद्दे के लिए। पीछे एक नाटक शुरू हुआ था, एक्टरों ने शुरू किया था, मी टू, हाँ, याद है? बड़ा ट्रेंड चला था ये मी टू का। तो मैंने शी टू का ट्रेंड चलाया था। अच्छा जी, वो कैसा? वो शी टू का ये कि तेरे को जरूरत थी तो तूने मी टू किया। चन्नी साहब को भी फंसा दिया था अभी पीछे तो से। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, तुम मत आती। किसने कहा था कि आ थोड़ी देर के लिए जल्दी तरक्की के लिए ये काम कर, अपने कॉम्पिटेंस पे जीत लेते। तो क्यों बदनाम करते हो, वो भी 10 साल पुराने एक्ट के लिए, या उस समय बोलते कि मेरे साथ धक्का हुआ है। डीवी के केस भी वकील साहब बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा, है ना इस मामले में अब तो। मैं क्या, पूछो मत जी, पर मेरे कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें मैं लड़के की तरफ से हूँ, और हमने प्रूव किया है कि शी वाज ए कंसेंटिंग पार्टी। उसने लिखा है कि मैंने एक बार किया, मैंने बताया कि हम तो 10 जगह रह के आए हैं जी इकट्ठे, तब इसने शोर क्यों नहीं बचाया। मेरे पास एक केस आया, दिल्ली का ही था वो भी, मेरा क्लाइंट NRI था। लड़की की स्टेटमेंट, क्योंकि पुलिस ने तो दर्ज नहीं किया, तो कोर्ट के पास आ गई, कहती जी मुझे पिलर नंबर इतने से, मान लो 103 से, हाँ जी, मुझे सुनील मल्ला ने उठाया, अपने बाइक पे बिठाया, गुड़गांवा ले गया, वहाँ फ्लैट में हम गए, इसने 2 बार 3 बार 4 बार जो भी करना था किया, फिर इसने मुझे अपनी नीचे उतरे बिठाया, फिर 103 नंबर पिलर पे छोड़ा, फिर मैं घर चली गई, फिर मुझे याद आया ये तो रेप था। हाँ, इस तरह के मामले लड़कियां आजकल ज्यादा करने लग गई हैं। पैसे, जमीर तो रहा नहीं, नंगे होके दिखाने में शर्म तो आ नहीं रही, तो यही कर लो। जब वो लालच पूरा नहीं पड़ता तो ऐसा भी होता है। तो ऐसे केसेस में कोर्ट ने, ऐसे मेरे वाले केस में जब मैंने कोर्ट को कहा कि जब ये मैंने फोन किया इसको, ये अपने घर से 103 नंबर पिलर पे आई, तो क्यों आई, मान लो आ गई, तो लेके जा रहा हूं मैं बाइक पे, पौना घंटा 1.5 घंटा मेरे साथ बैठी है, तब चलो मैंने इसको नहीं बताया मेरी मंशा क्या है, तो मैं इसको अपने रूम में ले गया या जिस दोस्त के रूम में ले गया, चले गए, या होटल में चले गए, जहां भी चले गए। वहां पे मैंने जब पहली अटेम्प्ट करी, मेरे मुंह पे थप्पड़ क्यों नहीं मारा?
देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, आप एक लड़की हैं, आपकी बॉडी में भी 2 टांगे, 2 हाथ, एक सर, जी। वो बॉडी है, मेरी भी वही है। जी। तो जितना मर्जी मैं पहलवान हूं, आपके साथ अकेले में जबरदस्ती नहीं कर सकता। जी। या तो आपकी कंसेंट है और या एक थर्ड पर्सन अवेलेबल है, यहाँ कोई एक्स्ट्रा फोर्स है जी। कि आपके हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, फिर मैंने जो मर्जी कर लिया होगा। बट बिना कंसेंट के ये चीजें पॉसिबल नहीं है। मेडिकल साइंस भी इसको समर्थन करती है। फिर मैंने ऐसा कहा कानून भी है कोई जो लड़कियों को उसमें सजा होगी फिर कि लड़कों हुई को है, भी? अच्छा। सुप्रीम कोर्ट की मेरे पास गाइडलाइंस है। झूठा केस फंसाने में 340 लगती थी पहले, अब नए कानून में जो भी लगता है वो देख लेंगे। झूठा एफिडेविट देना, झूठी इंफॉर्मेशन देना, मैं आपको केस दिखा सकता हूँ। 10-10 साल की कैद भी हुई है उनको झूठ बोलने के चक्कर में। अच्छा। पर उसके लिए लड़ने वाला ताकत वाला चाहिए ना। हजारों केस में 2 मेरे जैसे पागल आते हैं कि नहीं मैं तो लड़ूंगा, क्योंकि लड़ने के लिए पैसा, दम, जोर, बड़ा कुछ लगता है, ऑपोजिशन भी सहनी पड़ती है, तो वो चीजें सामने आती हैं। तो कोर्ट ने माना कि इसके पास एक्ट होने के बाद उस कमरे में शोर मचाने के लिए, उतरते शोर मचाने के लिए, वापस 103 नंबर पिलर तक 1.5 घंटे के सफर में कूदने के लिए बहुत प्रावधान थे। रास्ते में 20 पुलिस वाले दिखे होंगे। किसी एक को मौके पे कंप्लेंट करती कि सुनील मल्लन मुझे धक्के से ले गया और ये किया। कोर्ट ने माना मेरी बात को और मेरे बंदे को छोड़ा। ठीक, तो ये ऐसी बातें हैं। अब सेक्शन 73 प्रिंटिंग और पब्लिशिंग ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स विदाउट परमिशन। कोर्ट में कोई प्रोसीड, ये आप जर्नलिस्ट के लिए है, सारे जर्नलिस्ट भाई मेरी ध्यान से देखेंगे। कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग चल रही हैं उन प्रोसीडिंग को प्रिंट करना या पब्लिश करना बिना कोर्ट की परमिशन के, बिना इंटरेस्टेड पार्टी के, गैर कानूनी होगा, आप फंस सकते हैं। बड़े ध्यान से सोच समझ के किसी बाइट को चलाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर ये पंगा पड़ जाए। सेक्शन 73 ऑफ भारतीय न्याय संहिता आपने पढ़ना है बड़े ध्यान से। मैं कहा अपने भाइयों का भी फायदा कर देना, कहीं वो आगे चलें। देन 86 क्रूएलिटी की डेफिनेशन दे दी। हाँ जी। पहले तो लड़की कहती थी इसने मुझे यहाँ मार दिया, सर पे मार दिया, गाली निकाल दी, घूर के देख लिया, मुंह में यूं यूं कर दिया। हाँ जी। तो अब क्रूएलिटी की डेफिनेशन भी देती है कि उसमें क्या क्या कंटेंट और इंग्रेडिएंट होने चाहिए। अब कोई भी लड़की सर उठाएगी और ये कह देगी मेरे ऊपर क्रूएलिटी हो गई। हाँ जी। इस पे सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ कह चुके हैं। ठीक है। क्योंकि पहले लड़की क्या करती थी, पति, सास ससुर, हाँ जी। देवरानी, जेठानी, उसका सबको घसीट पति, लेती थी। मतलब 12-13 लोगों को घसीट लेती थी। सबको। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सब बकवास बंद करो। जब तक स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, शब्द है स्पेसिफिक एलिगेशन, और उसके कंटेंट मौजूद नहीं है, कोई पुख्ता आरोप और प्रमाण। देखिए एक सिंपल सी बात बताता हूँ जी। आप और मैं हस्बैंड वाइफ है, जी। कमरे में बंद है तो प्रूफ नहीं हो सकता। बट जो हालात हुए वो हालात साक्षात हो सकते हैं। हाँ, मैंने आपके साथ मारपीट करी, आपकी जो लाशें पड़ी होंगी वो लाशें साक्षात हैं कि आपको चोट तो इसी बंद कमरे में लगी है। हाँ, ठीक है। अब वो सुनील ने लगाई है कि नहीं लगाई, ये प्रूव करना बाकी है। सो ऐसी चीजों को लेके भी हमारे न्याय में कुछ बदलाव आए हैं। फिर आ गया ऑर्गेनाइज क्राइम। मैं 2-3 और पढ़ूंगा क्योंकि है तो बहुत सारे। हाँ जी। ऑर्गेनाइज क्राइम कि जिसको भी एक तरीके से बनाया गया और आगे किया गया। पैटी क्राइम सबसे बड़ा एक्ट जो अभी ऐड किया है 113 टेररिज्म एक्ट, हाँ, टेररिस्ट एक्ट। वो जरूरी है जानना सर। जिसने भी कोई थ्रेटन किया है, लाइकली थ्रेट यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जी, और किसी ने ऐसा कोई स्ट्राइक किया है, वो एक्ट टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर आ गया। और सेक्शन 152 एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। झंडे को आग लगाना बहुत महंगा पड़ेगा। कुत्ते को झंडे पे बिठाना। जब भी रिपब्लिक डे आता है या फिर अपना इंडिपेंडेंस डे आता है ना सर, तो वीडियोस सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल होने लग जाती हैं कि आपको 5,000 देंगे, ये तिरंगे पे आप पैर रख दीजिए, या इस तिरंगे को आप फाड़ दीजिए, या इसका आग लगा डिसरिस्पेक्ट दीजिए, कीजिए, डिसरिस्पेक्ट कीजिए। तो अब क्या प्रावधान जो आया है नया, वो क्या कहता है? देखो जी, मजाक में भी अगर ऐसा किया तो क्या सजा होगी? इवन कोई ऐसा साइन भी आपने शो किया उस पर भी सजा होगी। अच्छा, साइन पे भी? साइन भी ऐसा शो किया, कोई
जेस्चर भी ऐसा पेश किया देश जो विरोधी। भारत की जो अखंडता है, सॉवरेनिटी है, उसकी कोई भी जी। यूनिटी, इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाता होगा तो यू विल बी इन ट्रबल। सेक्शन 304 स्नैचिंग के ऊपर बड़ा कुछ आया। फिर कई सारे और ऐसे ऐसे कानून आए हैं जो मैंने बताया था आपको, पर्सनल बॉन्ड की बात की थी, एविडेंस की बात की थी, जी। पब्लिक सर्वेंट एक्सपर्ट, मतलब आप ओपिनियन के लिए, मान लीजिए रेवेन्यू का केस है, पुलिस को नहीं ज़्यादा समझ है, मीडिया से रिलेटेड केस है, तो जो मीडिया वाले उसकी इन डेप्थ बता सकते हैं, जो सर कैमरे के बारे में ज़्यादा बढ़िया बता सकते हैं, आप नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि उनको पता है अपर्चर क्या सेट करना है, डिस्टेंस क्या लेना है, गैप क्या रखना है, क्योंकि ही इज़ एक्सपर्ट। तो उससे रिलेटेड उनसे टेक्निकल ओपिनियन लिए जा सकेंगे, उनको पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रखा जा सकता है। बहुत ये चीज़ें हैं। और बड़े सारे कानून में बदलाव हैं, ट्रायल प्रोसीडिंग के ऊपर है, मर्सी पिटिशंस आ चुकी हैं और प्रावधान आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जेंडर इक्वलिटी की मैंने बात कर दी, कानून जो चेंजेस आए हैं वो चीज़ों की बात कर दी। अल्टीमेटली अब जो आने वाला बचा है, मैं उसके ऊपर भी जनता को बता दूं। जैसे हम कंज्यूमर कोर्ट की बात करें, वहाँ तो उन्होंने डेज फिक्स कर दिए हैं कि आज मैंने पिटिशन लगाई तो सामने वाली पार्टी को 45 डेज मिलेंगे, मतलब पहले 45 डेज होंगे नोटिस के लिए, उससे बाद अगले 45 डेज मिलेंगे जवाब देने के लिए, उसके बाद अगले 30 डेज मिलेंगे उसका रीजॉइंडर देने के लिए, उसके बाद अगले इतने दिन मिलेंगे एविडेंस देने के लिए, उसके बाद अगले इतने दिन मिलेंगे रिटन आर्गूमेंट देने के लिए, और फाइनल डिसीजन इतनी तारीख को। तो बहुत जल्दी ये पब्लिक चार्टर आने वाला है कि जो भी केस होगा उसका एक डिफाइंड प्रोसीजर होगा, उसकी SOPs, उसका फ्लो चार्ट बन जाएगा, उस फ्लो चार्ट के हिसाब से डेट्स लॉक होनी शुरू हो जाएंगी। और अब मैं एक और बात बता दूं कि जो लोग झूठे केस बनाते हैं उनके लिए खतरा और बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूं कि उसका प्रावधान आ गया, उसके और डिटेल्स आएंगी, तो ये चीज़ें कंट्रोल में आएंगी, प्रोसीजर सेट हो जाएंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट कोर्ट, पुलिस या बाकी अथॉरिटीज़ यूज़ कर पाएंगी, और जो डिलेज थी उसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा, और जो करोड़ों में केस पेंडिंग है। हाँ, ये जो EFIR का प्रावधान ये लाए हैं, इसमें तो ये भी है कि 7 दिनों के अंदर आपको रिपोर्ट भी पेश करनी होगी, आपको मतलब रिजल्ट भी दिखाना है कि क्या एक्शन हुआ है क्या नहीं। तो क्या लगता है ये लंबी पेचीदा कार्रवाइयां अब मिनटों में हल होंगी? सवाल करेगा कौन? करने वाले के पास वो यंत्र नहीं है। मैं मजाक की बात कर लूँ थोड़ी सी, आप एक इंग्लिश में कंप्लेंट बनाना, हाँ जी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल भेज दो, आपको फोन आएगा, भाई साहब हिंदी पंजाबी में करके भेजो, हमें समझ नहीं आई क्या है जी। तो AI देखो, जो आप ये कह रहे हो ना FIR, हाँ जी, ये बेसिकली AI बेस होगी, जो इस समय कनाडा में चल रही है। ठीक है। कनाडा में आप फ़ोन उठाइए, 911 डायल कीजिए कि ठीक है जी, मैं कमरे में बैठा था, भारती बाहर से आई, उसने मेरा ये माइक उठा लिया, मेरा पेन उठा लिया, मेरा ये कर लिया, थप्पड़ भी मारा, 2 गालियाँ भी निकाली, तो AI मेरी गालियों को कैच करेगा, तो उसकी जो धारा लगती है वो लगा देगा, चोरी की जो धारा लगती है वो लगा देगा, वो धारा लगाता जाएगा, पर्चा प्रिंट हो जाएगा, आपको 5 मिनट बाद आपकी मेल पे कड़च करके मेल आ जाएगी। ठीक, वो चीज़ें सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही हैं। अब प्रैक्टिकली भी लगता है कि या तो अगर बंदे ने प्लान करके बोला, फिर तो वो बड़ा कुछ सोच के बोलेगा कि भारती मैडम बच ही ना सके, और अगर वो वाकई इंस्टेंट है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की मैंने बात की थी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती थी कि बंदा अभी उसके ऊपर उस घटना घटी है और वो तड़फता हुआ, क्योंकि लिखना पढ़ना आता नहीं था लोगों को, वो भागे जाते थे थाने, तो थाने में मुंशी लिखता था उनकी बात को, फटाफट फटाफट बड़ा रजिस्टर होता था, उसी के ऊपर नोट की जाती थी, फिर उसको नंबर दे दिया जाता था कि तेरी ये इन्फॉर्मेशन, सूचना मैंने इस नंबर पे नोट कर ली है, पर वो FIR का रूप लेगी आने वाले समय पे। उसको कॉपी मिलती थी निकाल के, जो हम 173 की रिपोर्ट बोलते हैं या 154 की रिपोर्ट बोलते हैं, तो वो कॉपियाँ मिलती थी। तो आज का प्रावधान AI ने और बाकी चीज़ों ने, टेक्नोलॉजी तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, पर उतनी तेज़ी से ना सुनील मल्लन बढ़ पा रहा है, ना भारती मैडम पढ़ पा रही है, पुलिस तो कहाँ पढ़ पाएगी। और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि अगर आपने ज़्यादा आगे बढ़ना है ना, तो थिंक लीगल। एक ही 2 शब्द हैं, थिंक लीगल।
हमेशा कानून के दायरे में सोचिए। आपकी तरक्की धीरे होगी, इतनी पक्की होगी कि आपकी कोई जड़ें क्या पत्ते भी नहीं हिला पाएगा। इतना तजुर्बा, इतनी जानकारी आपको है, एक मैसेज भी सर यूथ को दो, कोई आज के यूथ के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? ज़रूरी सिर्फ मेहनत। हम्म, सबसे ज़रूरी, अगर आपने शॉर्टकट टू सक्सेस लेना है तो एजुकेशन से बढ़िया मंत्र कोई नहीं है। जिस चीज़ को पाना चाहते हो उस चीज़ की डिग्री, डिप्लोमा, क्रैश कोर्स कुछ ना कुछ करो और उसके ऊपर काम करो, अच्छा करो, अच्छा बांटो, ठीक, वही आपकी तरक्की का कारण बनेगा। और कभी जल्दबाजी, पेशेंस मत लूज करो। समय लगता है। कोई ऐसा समय था मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल नहीं थी, आज अकेला हूँ, 4 गाड़ियाँ रखी हुई हैं मैंने। अब घर बनाना है, घर भी बन जाएगा। हर चीज़ पूरी होती है, समय लगता है। और मेहनत से, कामयाबी से लिया हुआ जो रैंक है, लोग पहचानते हैं। जब आप सड़क पे चलते हो तो आपको मज़ा आता है। यूथ के लिए एक ही सलाह दूंगा कि घोटाफिकेशन को बंद करो, रियल पढ़ाई करो, रील वाली पढ़ाई ना करो। मेहनत करते जाओ, अपना एजुकेशन लेवल बढ़ाते जाओ, अपनी नॉलेज का जो सुआ है उसको तीखा करते रहो। आप सही जगह पे सही शब्द का अगर इस्तेमाल कर देंगे तो आपसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। पहलवानी का योद्धे की ज़रूरत नहीं है, कलम के योद्धे भी बनो। जी। देश के लिए, पड़ोसियों के लिए, लोगों के लिए अच्छा काम करो। और जब कंट्रावर्सी की बात आए, लड़ाई झगड़े की बात आए, तो अवॉइड करके आगे चले जाओ। पेशेंस नहीं है लोगों में, गलत पार्किंग के चक्कर में मर्डर हो रहे हैं। सो पेशेंस रखिए, मेहनत कीजिए, अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम। मैंने अपने पापा से, मदर से भी वादा किया था कि मैं आपको वादा करता हूँ मेरे नाम से लोग मुझे पहचानेंगे। मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद अपने नाम के साथ अपनी कास्ट जोड़ी है। मेरे ग्रेजुएशन तक के सर्टिफिकेट देख लो, मैं सुनील कुमार हूँ। इसकी स्टोरी भी सुनाऊंगा कि मैं सुनील कुमार मल्लन क्यों नहीं रहा बचपन से, जबकि मेरी कास्ट है। मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में आके कुछ बनने के बाद अपनी कास्ट जोड़ी है। कारण ये था कि मेरे माँ बाप की पहचान बहुत थी। मैं जहाँ भी जाता था मेरा काम मिनटों में होता था, स्किंटों में होता था। अच्छा, आप उनके बेटे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा नहीं, तू सुनील कुमार है, सॉरी, हमारा नाम इस्तेमाल कर मत कर, खुद बन। और मेहनत करी, कुछ बनाओ। अभी तो कहते हैं नापी है मुट्ठी भर जमीन अपा, सारा जहां आगे बाकी है। तो बहुत तरक्की करनी है, अभी आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा लगा सर, आप शो में आए, आपने वक्त दिया और इतनी सारी जानकारी, इतने सारे दिलचस्प किस्से हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। हमें तो बहुत मज़ा आया, यकीनन हमारे सुनने वालों को भी बहुत मज़ा आएगा। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट सुनील मल्लन साहब, जिनके जांबाज किस्से हों, हैरत अंगेज किस्से हों, या फिर मोटिवेट करने वाली कई सारी बातें हों, और खासकर जिसके लिए आज ये स्टूडियो में मौजूद थे, जो नए आपराधिक कानूनों में तब्दीलियां हुई, अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे थे, तो उसके बारे में भी विस्तार से इन्होंने चर्चा की।